यूनिट एंड मेजरमेंट में हम आज आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हम जो डिवाइस बताने जा रहे हैं उसे कहते हैं स्क्रू गेज। ये डिवाइस बहुत ही पतली और बारीक चीज को मापने के लिए काम में आता है। जैसे हमने पिछली डिवाइस आपको पढ़ाई वर्नियर कैलिपर्स, वहां से जो सबसे छोटी चीज मेजर कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं 0.1 मिलीमीटर, और उसका लीस्ट काउंट भी वही होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक, आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसे कहते हैं स्क्रू गेज। ये डिवाइस ऐसी है, मैं हाथ में साथ लेके आया हूँ। ठीक है, ये मेरे पास जो स्क्रू गेज है ये है 0-15, यानी कि इसमें मैक्सिमम लेंथ आप 15 मिलीमीटर तक मेजर कर पाते हैं। ये मेजर करती कैसे है उसे समझो। जैसे ही मैं ये हिस्सा पीछे को ऐसे घुमा रहा हूँ, देखो, तो जैसे ही ये हिस्सा पीछे को घूमता है, इसी के साथ आप देख रहे हैं ये सिलेंड्रिकल वाला भाग ऐसे पीछे को जाता जा रहा है। जैसे ही पीछे को जाता है, यहाँ पर हम कोई भी चीज ऐसे फंसा देते हैं। ठीक, जैसे ही फंसा देंगे तो ये पीछे को जा रहा होता है ना, तो इसमें स्केल लगी हुई है। कहाँ पे? ये जो आपका देखो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, और इसके ऊपर ये हॉलो सिलेंड्रिकल हिस्सा है। इन दोनों हिस्सों में एक एक स्केल है। जैसे ही ये हिस्सा घूमता है, जो घूमने वाला हिस्सा है, ये घूमने की वजह से स्क्रू कहला रहा है। और भी देखना आप ध्यान से, और यहाँ पर आपको ये दिखाई देंगी ऐसी ये चूड़ियां सी, जो बोल्ट नट बोल्ट में जो चूड़ियां सी आती है ना, ठीक है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो जैसे ही हम इसको एक बार ऐसे घुमाते हैं, एक चक्कर कंप्लीट होता है, तो ये पीछे को ऐसे खिसकता है। तो जैसे ही पीछे को खिसकता है, तो पीछे इस पर एक स्केल लगी हुई है। जितना पीछे को खिसका उतनी ही स्केल पीछे को चली, और वैसे ही जितना चक्कर कंप्लीट हुए, एक चक्कर में एक चूड़ी पीछे को खिसकती है। ऐसा इसका सिस्टम है। और उसी एक चक्कर में ये पीछे को खिसकने वाली चूड़ी की लंबाई हमने डिसाइड कर दी है 1 मिलीमीटर। तो जैसे ही एक चूड़ी पीछे को खिसकी, इसका मतलब आपने क्या कर दिया कि 1 मिलीमीटर लंबाई यहां से पीछे को खिसका दी। जैसे यहां पर कोई 1 मिलीमीटर लंबाई होती और आप एक चूड़ी पीछे को खिसकाते, तो इसका मतलब उसकी लंबाई कितनी हो जाती? 1 मिलीमीटर, जो यहाँ पर फंसा हुआ है। और कम से कम 4 बार चक्कर तुम्हें पीछे घुमाने पड़े, तो इसका मतलब लंबाई कितनी हो जाती? 4 मिलीमीटर, क्योंकि 4 चूड़ियां पीछे को खिसक गई और चारों की चारों चूड़ियां 1-1 मिलीमीटर की थी। बोलो क्लियर है? ठीक, अब सोचो कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरी ना खिसक करके आधी चूड़ी खिसक पाती। ठीक, ये चक्कर आधा हो पाता, तो आधा हो पाता, तो इसीलिए कितना हो पाया है उसके लिए इस सर्कुलर स्केल पर भी हमने डंडे बना रखे हैं। इसमें 100 चक्कर में 100 भाग बना रखे हैं। तो देखो पूरा चक्कर कंप्लीट होगा तो ये 100 भाग घूम जाएंगे। ऐसा इसका कंसेप्ट है। मैं यहां पर आपको बना करके दिखाता हूं। यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपको बस सुनना है ध्यान से। एक बार सुन लेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खुद ही आ जाएंगे। मैं ज्यादा वीडियो में आपको बहुत बड़ी लेंथी वीडियो नहीं बनाने वाला हूं। एक क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छा क्वेश्चन जेईई में आया हुआ, उसके बाद आप खुद ही अटेम्प्ट करने लगेंगे। छोटा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक बार समझ गए, मैं यहाँ 50 क्वेश्चन कराते रहूं, एक बड़ी सी वीडियो बना के तैयार कर दूं, आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनते चले। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्चुअली क्या होता है कि मेरे पास ये ऐसा करके एक इंस्ट्रूमेंट था, इसमें ऐसे करके यहाँ पर ये हिस्सा था जिसमें चूड़ियां थी, ऐसे करके, ठीक है, और इस पे ऐसे करके एक हैंडल सा लगा हुआ था, और यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल वाला भाग ऐसे घुमाया जा रहा था। तो जैसे ही मैं इस भाग को ऐसे घुमाता हूँ, तो घुमाने पर इसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं, 0, 20। ये वाला जो पूरा गोल चक्कर है ना, ये जो घूम रहा है, ये घूमते हुए चक्कर पे एक्चुअली यहाँ पर इस वाले में 100 लिखे हुए हैं। ऐसे ये ऐसे करके हिस्सा दिया है ना, इसमें 0 से लेकर के 20, 40, 60 और उधर घूम के आ जाएगा 80 एंड सो ऑन 100 तक। ऐसे करके पूरे चक्कर पर नंबर आपके लिखे हुए हैं। तो जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा घुमाया, ऐसे मान लो 20 घुमाया, तो आप ये समझ लीजिए कि 20 घुमाने पर आप 20% घुमा दिए उसका। ठीक, पूरे 100 चक्कर हैं, और जैसे ही ये घूमता है तो पीछे को चूड़ियां खिसकती हुई चली जाती। चूड़ियां ऐसे ही हैं उस पर, ऐसे मान लीजिए आप, ये मान लो ये ऐसे, ठीक, ऐसे करके खिसकती हुई चली जाती। तो जैसे ही यहाँ चूड़ियां खिसकती हैं, यहाँ पर एक स्केल बना रखी है इस सिलेंडर पर, इस सिलेंडर पर बना रखी है एक स्केल। यहाँ 0 था उसका, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे ही करके 5 है, 6, 7, 8, 9 एंड 1 सेंटीमीटर। ऐसे करके आप देख लीजिए, ये जो स्केल चल रही है ये रॉड पर थी, और उसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर चल रहा, उस पर गोल गोल थी। ठीक, दोनों को मैं अलग अलग बना रहा हूं, ध्यान देते चलें। ये मिलीमीटर वाली है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये जो डिवाइस है, इसमें ये 15 तक है, यानी कि ये मैक्सिमम 15 मिलीमीटर तक माप सकती है। ये देखो खिसकता जा रहा है ना पीछे, तो ये पीछे मैक्सिमम 15 मिलीमीटर तक खिसक पाता है, उसके बाद तो ये निकल के बाहर हो जाता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये स्केल बनी हुई है ऐसे। ऐसे ही इसमें ये गोल हिस्सा है ना, ये गोल हिस्सा, ये गोल हिस्से में आपके 100 लाइनिंग ऐसे बनी हुई है। ठीक, तो आप समझ जाइए कि जैसे ये एक चक्कर कंप्लीट होता है, एक चक्कर,
तो एक चक्कर कंप्लीट होकर के ये हिस्सा खिसक करके जीरो से, पहले क्या था कि जब बिल्कुल चक्कर कंप्लीट नहीं था तो स्टार्टिंग में इस वाली स्केल में जो लीनियर स्केल थी उसमें जो जीरो था, ऐसे ही ये सर्कुलर स्केल जो थी, सर्कुलर स्केल में भी ऐसे जीरो कोइंसाइड कर रहा था। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता चुका था अगर कोइंसाइड ना करे तो उसे कहते हैं जीरो एरर, वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। क्या होता है कि जैसे ही ये जीरो पे जीरो ऐसे करके कोइंसाइड था, जैसे ही मैंने एक चक्कर कंप्लीट किया तो एक चक्कर कंप्लीट होने पर ये 100 ऐसे करके घूम के पीछे चले गए, और जैसे ही 100 पीछे चले गए तो आप एक पीछे आ गए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर जो लंबाई आपने पीछे खिसकाई है उसमें आपने 100 सर्कुलर डिवीजन कर दिए हैं, यानी कि वो कितने के बराबर है, 100 सर्कुलर डिवीजन के बराबर है। ठीक, तो आप देख लीजिए कि एक सर्कुलर डिवीजन कितने के बराबर होगा, एक सर्कुलर डिवीजन होगा 1/100 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो आप कह सकते हैं 0.01 मिलीमीटर के बराबर होगा 1 सर्कुलर डिवीजन। क्या बात समझ में आई? अब देखो एक सर्कुलर डिवीजन, अगर आपने सोचो ये थोड़ा सा ही यहां से हिस्सा घुमाया होता, बस एक घुमाया होता, तो एक घुमाया होता तो थोड़ी सी जगह यहां से खाली हुई होती, और एक बाल आपने रख दिया होता और एक घुमा करके ही वो बाल इसमें सेट हो जाता। आपने अपने शरीर से यहां से बाल एक तोड़ा और इसमें ऐसे बाल रखा और आपको बस केवल एक हिस्सा घुमाना पड़ा, इसमें 100 थे तो एक हिस्सा घुमाने पर आप बाल का डायमीटर माप पाएंगे, और बाल का डायमीटर कितना हो जाता, फिर 0.01 मिलीमीटर हो जाता कि नहीं, क्योंकि एक चक्कर में सॉरी एक ये जो घूम रहा है ना, ये चूड़ी, ये घूमने वाली चूड़ी, इसमें 100 थी, इसमें से एक काउंट की जो वैल्यू है वो 0.01 मिलीमीटर है, यानी कि आप कम से कम इससे 0.01 मिलीमीटर माप सकते हैं, और यही कहलाता है इसका लीस्ट काउंट। ये किसका लीस्ट काउंट है बच्चों, ये आपका स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये चीज समझा पाया हूं। अब सोचो कि अगर मेरे पास कोई भी, मैं वायर का ही डायमीटर माप रहा होता और वायर का डायमीटर मापते समय ऐसा होता कि ये घूम के पीछे चला जाता, ठीक, और ये पीछे जाता और ये 3 बार पीछे ऐसे करके हो जाता। आप ये समझ लीजिए कि 3 चक्कर तो कंप्लीट हो गए, 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, 3 कंप्लीट चक्कर हो गए प्लस 20 सर्कुलर डिवीजन एक्स्ट्रा हो गए। तो आप रीडिंग बता सकते हैं क्या, रीडिंग कितनी हो जाएगी? रीडिंग हो जाएगी आपके 3 कंप्लीट चक्कर में 3 मिलीमीटर पीछे खिसक जाना, ठीक है, और 20 सर्कुलर डिवीजन और हो जाना। तो 20 सर्कुलर डिवीजन में आप समझ लो एक सर्कुलर डिवीजन जो है वो 0.01 मिलीमीटर का है, तो 20 सर्कुलर डिवीजन कितने के हो गए, ये हो गए 0.01 मल्टीप्लाई 20, यानी कि ये हो गए आपके 0.2 मिलीमीटर के। तो ठीक, और पहले से 3 कंप्लीट चक्कर हो चुके थे, तो आप रीडिंग को बता सकते हैं, रीडिंग बता सकते हैं कि ये 3 कंप्लीट चक्कर यानी कि 3 मिलीमीटर और प्लस ये 0.2 मिलीमीटर, यानी कि आपकी रीडिंग हो जाएगी बच्चों 3.2 मिलीमीटर। ठीक, तो ऐसे ही करके आपको रीडिंग लिखनी होगी। एक आध क्वेश्चन करा के दिखाता हूं आपको, पहले आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं ये बता दीजिए मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखते चलें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। तो कंसेप्ट जो है वो मैं ऐसे ना समझा करके आपको क्वेश्चनों के द्वारा समझाता हूं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है, जरा समझने की कोशिश करना। इसमें कहा गया है कि एक स्क्रू गेज है जिसके लिए आपको कुछ रीडिंग ऐसे ऐसे दी है, जैसे कि आपने ये स्क्रू गेज बना लिया ऐसे, ठीक, इस स्क्रू गेज में जैसे ही आप यहाँ पर कोई वायर फंसाते हैं, यहाँ पर ऐसे करके एक वायर आपने फंसाया है, तो वायर फंसाते समय आपने जो रीडिंग लिखी है वो ऐसे करके आपने ये चक्कर घुमाया है, तो चक्कर घूमते समय पर वहां पर मेन स्केल बिल्कुल भी नहीं खिसकी। मेन स्केल में जो आप देखते पूरा एक चक्कर हो जाता तो एक खिसकता, तो एक पूरा चक्कर नहीं हुआ है, केवल 52 डिवीजन पीछे हुए हैं, ऐसे लगभग आधा चक्कर हुआ है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, जब आधा चक्कर हुआ है, आपको मानो अगर एक कंप्लीट चक्कर हो जाता तो आपकी जो रीडिंग हो जाती वो उन्होंने दे रखी है पहले ही। देखो हर एक स्क्रू गेज डिवाइस भी अलग अलग हो सकती है, हो सकता है कि एक चक्कर इनका 50 पे कंप्लीट हो जाए, कुछ कुछ डिवाइसेस ऐसी भी आती है जिसमें 50 पे हो जाता है। एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, जेई में आया होगा, आपको एक क्वेश्चन क्लैरिटी के लिए समझा रहा हूं। इसमें इन्होंने वही कहा है जो आपके पास मैंने अभी डिवाइस रखी थी, इसमें कहा गया है 1 मिलीमीटर ऑफ मेन स्केल करेस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। मतलब जैसे ही आपका एक 100 डिवीजन का चक्कर कंप्लीट होता है, आपकी मेन स्केल एक पीछे खिसक जाती है। आपकी ये मेन स्केल है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब आपकी जो स्केल खिसक गई होगी वो यहाँ कहीं पहुंच गई होगी, यहाँ,
ठीक, यहाँ कहीं पहुंच गई होगी तो इतनी लंबाई आपकी हो गई होगी, है कि नहीं। ठीक, यहाँ पर पहुंच गई होगी और ये आपका जो जीरो हिस्सा यहाँ पे आता था वो वहां पे कौन आ गया है, अब 52 आ गया है और जीरो कहाँ पहुंच गया है, नीचे। ऐसी आपकी रीडिंग पहुंच गई होगी बच्चों। ठीक, आपको यह अब तक की बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। तो इनमें कहा गया है कि आपको बतानी है कि डायमीटर कौन सी सही है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हो गए। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, रीडिंग हम कैसे लिखेंगे। रीडिंग में हमें पता होना चाहिए क्या, एक तो मेन स्केल वाली तो सीधे सीधे लिख देते, मेन स्केल। ठीक, मेन स्केल में आपकी मिलीमीटर में चल रही होती, प्लस आपकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग और चल रही होती, सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे लिखी जानी, आपको पता चल गया कि मेन स्केल में तो जीरो चल रहा है। ठीक, अब थोड़ी सी सर्कुलर स्केल ही पीछे किसकी है। अब सर्कुलर स्केल आपको मालूम है कि 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन, या फिर आप सर्कुलर डिवीजन कह सकते हैं, ये बराबर है 1 मिलीमीटर के। तो आपका एक सर्कुलर डिवीजन बराबर हो गया 1/100 मिलीमीटर के। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है कि नहीं। ठीक, अब तो सोचो 52 कितने के बराबर हो गए, जब ए कितने के बराबर हैं तो आपके 52 सर्कुलर डिवीजन हो जाएंगे 1/100 मल्टीप्लाई बाई 52, यानी कि आपकी जो रीडिंग आ जाएगी बच्चों, वो रीडिंग आ जाएगी 0.52 मिलीमीटर। ठीक, और मेन स्केल में कुछ नहीं था, नहीं मेन स्केल वाली को जोड़ देते। फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं रखना, एक्चुअली फॉर्मूला इसमें से चाहो तो आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं रीडिंग के लिए। फॉर्मूला ऐसे लिख देते हैं, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग में क्या कर रहे हैं आप, ये जो वैल्यू है ना, ये सबसे कम वैल्यू जिसे कहते हैं लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट में आप सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन आ रहे हैं, जैसे इसमें 52 आ रहे थे वो जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो मेन स्केल में यहाँ 0 था और सर्कुलर स्केल में आ रहे हैं आपके 52 और मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। तो आपके लिए फॉर्मूला भी यही हो जाता है, सर्कुलर स्केल डिवीजन और मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट। ऐसे करके आप चाहो तो रीडिंग का फॉर्मूला याद रख सकते हैं, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं करना। आपको देखना सर्कुलर स्केल में पीछे कितने हो गए वो देख लो और मेन स्केल वालों को उनमें जोड़ दो। सर्कुलर स्केल में देखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, हर एक के लिए फॉर्मूला अलग बन सकता है, इसीलिए मैं फॉर्मूला आपको नहीं बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान देते चलें तो आपको दिखाई देगा कि मेन स्केल में कुछ नहीं चल रहा था, सर्कुलर स्केल में इतना चल रहा है। तो आंसर आपका आ गया 0.52 मिलीमीटर, लेकिन आंसर यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखे हैं। अब सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो 10 से भाग और दे दो, 10 से भाग और दे दोगे तो ये 0.052 हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों ये AI-EEE के पेपर, पहले AI-EEE का पेपर होता था, जेईई मेंस जिसकी जगह अब होने लगा है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप इन चीजों को समझ जाते हैं तो आपके यहाँ मार्क्स लाने के चांस ज्यादा होते हैं। एक क्वेश्चन IIT जेईई में आया हुआ और कराता हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको रीडिंग लिखना समझ में आ रहा होगा। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे करता। तो मैंने पहले ही कहा था कि जब जेईई का क्वेश्चन आता है तो उसकी लैंग्वेज काफी लंबी होती है और लैंग्वेज देख के बच्चा इन क्वेश्चन से घबरा जाता है। क्वेश्चन में कंसेप्ट जो मैंने आपको शुरू में 2 बातें बताई थी छोटी छोटी सी, वहीं तक है। रीडिंग लिखना आपको आना चाहिए, बाद बाकी जो नाम है वो भी आपको कंफ्यूज करते हैं। तो क्वेश्चन के जरिए मैं आपको नाम भी बता दे रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर एक स्पेशल नाम आया जो मैंने आपको नहीं बताया था, वो आया है पिच। ठीक है, पिच का मतलब वही जो आपको जो चूड़ी थी, वो एक चूड़ी का खिसकना मतलब एक पिच। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपसे एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया, उस एक्सपेरिमेंट में आपसे एक बॉल की लंबाई मापी गई है, सॉरी डायमीटर। ठीक है, तो कहा है द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमाइंड विद एन एक्सपेरिमेंट, द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद अ स्क्रू गेज। तो आप बॉल का डायमीटर स्क्रू गेज से माप रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्क्रू गेज है ऐसे करके, ठीक, और आपने यहाँ पर क्या किया है, एक बॉल को इसमें फंसा लिया है। ये आपके पास ऐसे सर्कुलर स्केल चल रही होती थी और यहाँ पर आपने बॉल को ऐसे फंसा रखा है। ठीक, और जैसे जैसे पीछे को खिसकती जाएगी आप इससे बॉल का मेजरमेंट कर रहे हैं डायमीटर का। ठीक है, तो इसमें देखा क्या गया है, पिच जो स्क्रू गेज है उसकी पिच की लंबाई 0.5 मिलीमीटर है। ठीक, और दूसरी चीज क्या गया है, 50 डिवीजन है सर्कुलर स्केल में। इसके अलावा जो आपने रीडिंग लिखी हुई है उसमें मेन स्केल में 2.5 आ रहा है और सर्कुलर स्केल में 20 डिवीजन आ रहे हैं। ठीक, ध्यान देते चले, एक एक बात को समझाऊंगा भी। द मेजर्ड इफ द मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैज रिलेटिव एरर ऑफ 2%, यानी कि आपने जो मास मेजर किया है उसमें 2% का एरर आया है, तो आपको डेंसिटी में एरर बताना है। डेंसिटी में एरर पर बाद में आते हैं, पहले हम इसका डायमीटर मापते हैं और डायमीटर से इसका वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम, मास तो आपको एरर दे ही रखा है, वॉल्यूम एरर और पता चल जाए तो आपको डेंसिटी में एरर भी पता चल जाएगा। अब वॉल्यूम निकालने पर ध्यान देते हैं। वॉल्यूम निकालने से पहले आपको डायमीटर निकालना आना चाहिए। ठीक, अब डायमीटर निकालने के लिए क्या करूं मैं, डायमीटर निकालने के लिए मुझे सारी की सारी चीजें गिवन है। जैसे ही मैं इसमें यहाँ पर बॉल को फंसा के लाया हूं तो ये जैसे ही जैसे स्केल पीछे को घूमी है तो मेन स्केल तो आपकी 2.5 खिसक गई है। तो ये सीन बन गया है आपको, देखो यहाँ 0, यहाँ पर
1 2 3। तो आपकी मेन स्केल यहां तक पहुंच गई, लेकिन 20 सर्कुलर डिवीजन और हो गए हैं, तो कुल मिलाकर के आपकी ये रीडिंग बन गई होगी। ऐसे यहां पर ऐसे बॉल फंसी होगी इस स्क्रू गेज में ऐसे, तो यहां पर ये बॉल फंस गई और ये सर्कल के हिस्सा पीछे यहां पहुंच गया होगा। ऐसा सीन बन गया है बच्चों। ठीक, तो आप लिख सकते हैं रीडिंग को, क्या रीडिंग को लिखेंगे मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग। अब मेन स्केल की रीडिंग तो आपको सीधे सीधे दी है 2.5 मिलीमीटर। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग और पता चल जाए, कैसे पता चलेगी? आपको मालूम है 20 चक्कर यहाँ पर कंप्लीट हुए सर्कुलर स्केल में, आपके 20 चक्कर ऐसे करके घूमे हैं, यानी कि ये जो 0 था वो 0 आगे सरक गया है और यहाँ 20 ऐसे करके आ गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर कि मैं कैसे निकाल पाऊंगा ये सर्कुलर स्केल का की लेंथ। तो देखो इसमें कहा गया है कि जो 50 सर्कुलर डिवीजन है आपके, उसकी जो वैल्यू है वो 0.5 मिलीमीटर के बराबर है। ठीक, क्योंकि एक पिच की लंबाई 50 डिवीजन है, एक चक्कर में 50 डिवीजन है और उस पिच की लंबाई जो दे रखी है वो 0.5 मिलीमीटर दे रखी है। यानी कि आपका जैसे ही एक चक्कर कंप्लीट होता है तो 50 तो चक्कर घूम जाते हो, 50 तो सर्कुलर डिवीजन हो जाते हैं और लंबाई आपकी 0.5 मिलीमीटर खिसक जाती है। तो इसकी मदद से एक सर्कुलर डिवीजन जो आ जाएगा बच्चों, वो एक सर्कुलर डिवीजन आ जाता है 0.5 डिवाइडेड बाई 50, यानी कि 1/100 मिलीमीटर के बराबर आ जाता है एक सर्कुलर डिवीजन। तो सोचो 20 सर्कुलर डिवीजन कितने के बराबर आ जाएंगे? 20 सर्कुलर डिवीजन, तो 20 का मल्टीप्लाई और कर दो, तो 20/100 इसको आप लिखेंगे 0.2 मिलीमीटर के बराबर। तो इसका मतलब आपकी 20 सर्कुलर डिवीजन ने 0.2 मिलीमीटर लंबाई और बढ़ा दी होगी, यानी कि यहां तक तो आप 2.5 पर थे, लेकिन ये 0.2 और बढ़ गया, तो इसका मतलब आपकी बॉल का जो डायमीटर हो गया है वो हो गया है 2.7 मिलीमीटर। बोलो, अब स्क्रू गेज का सवाल खत्म। अब रह गया है एरर एंड एनालिसिस का सवाल। अगर आपसे इसमें डायमीटर पूछा जाता तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे 2.7 मिलीमीटर। एग्जैक्टली अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालोगे 4/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं? बिल्कुल सर। ठीक, लेकिन बच्चों आपको दे रखा है डायमीटर, तो आप ऐसा ना करें इसको 2 से डिवाइड कर दें, नहीं, आप इसको ऐसे ही लिखें। फॉर्मूला लगाते समय एरर में ध्यान रखना होता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स का, इसलिए आप फॉर्मूले को लिखें 4/3 पाई d/2 का होल क्यूब। ठीक, ऐसे ही लिखना, बड़े ध्यान रखना, जो भी आपको डायमीटर मंगवाया जाए तो कभी भी सर्कुलर स्केल में ऐसे ही लिखना होगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक, तो अब डेंसिटी जो हो जाएगी आपकी वो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। अगर आप रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहते, आप क्या है डेंसिटी में एरर निकालना चाहते हैं, तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी आप लिखेंगे परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। भाई ये मास डिवाइड में था, ऊपर आकर के भले ही माइनस का चिन्ह आता, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था एरर निकालते समय पर आपको ध्यान देना होगा केवल और केवल प्लस करने पर, माइनस करने पर ध्यान नहीं देना होता। तो आप लिखेंगे डेंसिटी के लिए डी रो, या फिर डेंसिटी को डी न लिख के, क्योंकि डी को हमने डायमीटर ले लिया है, तो डेल्टा रो अपॉन रो लिख लो, ये हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम, और ये हो जाएगा प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। सही है बच्चों? अब डेल्टा वी अपॉन वी ये कहलाएगा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। अभी आपका वॉल्यूम ये निकल करके आया है और वॉल्यूम में डायमीटर आपको पता चल गया है 2.7 मिलीमीटर है। ठीक है, अब 2.7 मिलीमीटर कैसे काम करेगा? आप इसे लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन वी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर वॉल्यूम जो है आपका वो है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई d/2 का होल क्यूब है, तो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 का, और आगे मल्टीप्लाई कर दो 3 टाइम्स, ये कांस्टेंट वैल्यू है 4/3 पाई और 8, इससे कोई मतलब मत रखो, ये हो जाएगा 3 टाइम डेल्टा डी अपॉन डी, वेयर डेल्टा डी अपॉन डी इज व्हाट? डायमीटर। ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी के लिए मैंने रो इस्तेमाल कर लिया और इसके लिए डायमीटर इस्तेमाल कर लिया, और जो 8 और 4/3 पाई थे ये कांस्टेंट वैल्यू थी और ये खत्म हो गई। मैंने लॉक करके ये डेरिवेशन बताया है, आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पर चेक करिए, यूनिट एंड मेजरमेंट 06 एरर एंड एनालिसिस। ठीक है, मैंने उसमें वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने आपको ये बताया ये डेंसिटी डायमीटर और वॉल्यूम के साथ ये रिलेशन कैसे आता है। तो डेल्टा वी अपॉन वी हो गया आपका 3 टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी, और ऐसे ही आप डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। मास का एरर आपको दे रखा है, मास का एरर आपको दे रखा है 2% रिलेटिव एरर, तो आप अगर इसको देखेंगे तो ये हो गया 2%, और इसमें प्लस और क्या कर दें डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है बच्चों, तो आपको मिल जाएगा क्या? परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। अब देखो डेल्टा डी यानी कि डायमीटर में कितना चेंज आ सकता है, कभी भी जो मिनिमम एरर डायमीटर में हो सकता था वो हो सकता था लीस्ट काउंट के बराबर। यानी कि अगर आपके पास
किसी भी बॉल का डायमीटर 0.01 मिलीमीटर से भी कम होता, 0.01, क्योंकि यहां पर जो सबसे छोटा मेजरमेंट है स्क्रू गेज का वो 0.01 मिलीमीटर है। ठीक, आपको ये पता चल रहा है यहां से लीस्ट काउंट इसका। तो अगर कोई भी मैक्सिमम एरर आ सकता है वो आ सकता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक, तो यहाँ डेल्टा डी की वैल्यू हो जाएगी 0.01 मिलीमीटर और ये आपका दे रखा है 2.7 मिलीमीटर। तो ठीक, आप इसको ध्यान में रखिए, ये लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू 3 टाइम्स 0.01 डिवाइडेड बाई 2.7 है कि नहीं। ठीक है, तो ये डेल्टा डी में एरर आ गया, ये 2.7 हो गया, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ठीक है, तभी तो परसेंटेज एरर आप निकाल पाएंगे। तो आप देखेंगे ये हो गया 2% और इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएंगे 100, तो आप इसे लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2.7। अगर ये देखेंगे आप कैलकुलेट करके तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है और 2 पहले से ही है। अब ऐसा ऑप्शन चेक कर लो, पूरी कैलकुलेशन मत करो। देखो 0.9 तो होने से रहा क्योंकि आपका आंसर 2 में कुछ जुड़ा हुआ आना चाहिए, तो 2.4, ये 1 से तो वैल्यू बड़ी ही आ रही है, तो इसीलिए ये 2.4 भी नहीं रहा। सो जो 4.2 हो नहीं सकता क्योंकि 2 में कितना और जुड़ा हुआ होना चाहिए, 2 और जुड़ता तब 4 पे पहुंचता। ये आंसर आपका 1 पॉइंट कुछ जुड़ रहा है 2 में, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 3.1। ठीक है, तो ये आ गया परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई के पेपर 2011 में आया हुआ है। ठीक है, सारी की सारी चीजें, सारे के सारे कंसेप्ट इसमें मिल गए, एरर एंड एनालिसिस मिल गया, किस प्रकार से लीस्ट काउंट बदल सकता है ये पता चल गया। ठीक, पिच और भी प्रकार की हो सकती है, सर्कुलर डिवीजन किसी किसी स्केल में और भी टाइप के हो सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा है कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कंसेप्ट पकड़ना है। अगर आप एक बार कंसेप्ट पकड़ पाए होंगे तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाया है और आपको बिल्कुल साधारण तरीके से सॉल्व किया है। एक बार डिवाइड करके फिर दोबारा देखें और खुद साधारण तरीके से ही सॉल्व करें, हर एक बार क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। ठीक है, जिसमें आपको सिंपली सॉल्व करना होगा, आपको कभी भी फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खास करके वर्नियर कैलिपर्स में और स्क्रू गेज में। ठीक है, एक छोटी सी चीज इसमें और रह जाती है, उसे और बता रहा हूं, यहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर। गर्मी लगने की वजह से मैंने कपड़े तो बदल दिए हैं, लेकिन आपको लास्ट बात समझाता हूँ। क्या होता है कि ये जो आपको मैंने 2 सिचुएशन यहाँ बनाई है, इसको कहते हैं जीरो एरर सिचुएशन। देखो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये आपकी सर्कुलर स्केल है और ये है मेन स्केल। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं है तो सर्कुलर स्केल और मेन स्केल के जीरो बिल्कुल यहाँ के यहीं पे होंगे। लेकिन अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी हो जाती है, ये ज्यादा हिट जाता है और कोई कमी आ जाती है, टेम्परेचर की वजह से फैल जाता है, तो ऐसी कमी आ सकती है, इसे कहते हैं जीरो एरर। अब जीरो एरर भी 2 प्रकार के मैंने बनाए हैं। हो सकता है ये वाला सर्कुलर वाला भाग पीछे को खिसक गया हो सकता है आगे को आ गया हो। अब दोनों सिचुएशन पे एक बारीकी से गौर करना। अगर ये पीछे को खिसक गया है, अब इससे आप कोई भी लंबाई मापना चाह रहे हैं, तो आप ये गौर करेंगे कि ये पहले से ही कुछ लंबाई नपी हुई चल रही है, थोड़ा सा पीछे खिसक गया है, यानी कि आपकी जो भी लेंथ नापी हुई आएगी, यानी कि जो भी आप मेजर करेंगे, एग्जैक्टली वो वैल्यू जो आपने मेजर की हुई है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा पहले से ही खिसका हुआ है। तो ऐसे वाले जीरो एरर को कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर, जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंट जीरो से आगे की तरफ खिसक जाए। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा रीडिंग आने लगेगी, इसलिए हम उसे कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, जीरो से आगे को खिसक गया है, तो आपकी जो एक्चुअल रीडिंग होगी आप लिखेंगे ट्रू वैल्यू, उसे लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बच्चों, आप ये नाप लें कि ये जीरो एरर कितना आ रहा है और वो वैल्यू मेजर्ड वैल्यू में से घटा दें। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपकी जो वैल्यू नप के आएगी, भाई जैसे ये समझो कि आपका कोई भी मेजरमेंट 4 मिलीमीटर आया, 4 मिलीमीटर आया और आप पहले से आधा मिलीमीटर आपके में एरर था, तो आपकी 4 रीडिंग बताई होगी, उसने ये आधा तो जोड़ के एक्स्ट्रा बता दी होगी। असली रीडिंग कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब ये आप आधा जो जुड़ गया है उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि ट्रू वैल्यू जो होगी वो मेजर वैल्यू में से आप जीरो एरर घटा दें। अब एक्चुअली आपसे क्या मिलेगा, जीरो एरर में क्वेश्चन क्या मिलेगा, ऐसा होता है कि मान लो कि इसका सर्कुलर जो डिवीजन है, ये सर्कुलर डिवीजन पीछे को खिसक गया है और 20 डिवीजन पीछे को खिसक गया है, तो क्या आप उसमें से एक्चुअल वैल्यू लिख सकते हैं? अच्छा, मैंने आपसे कहा कि आपकी मेजर्ड वैल्यू जो आई है वो आई है 2.7 मिलीमीटर और आपका जो जीरो एरर है वो जीरो एरर ना देकर के कह दिया कि सर्कुलर डिवीजन 20, सर्कुलर डिवीजन क्या हो गए हैं, पीछे को खिसक गए हैं, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं सीधे। ठीक, अब पीछे को खिसक जाने का मतलब पॉजिटिव जीरो एरर का आ जाना। ठीक, अब ये पीछे को खिसक गए हैं 20 डिवीजन, आपको मालूम है कि एक डिवीजन की लेंथ जो है 1/200 मिलीमीटर है, तो 20 की कितनी हो गई, 20/200 यानी
सॉरी 20/100 यानी कि 0.2 मिलीमीटर हो गई, यानी कि एक्चुअल लेंथ जो आपकी होगी, मेजर्ड वैल्यू आई है 2.7 और 0.2 मिलीमीटर पहले से खिसका हुआ ये नप के आया है, यानी कि एक्चुअल रीडिंग या फिर आप कहें ट्रू वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 2.5 मिलीमीटर। मेरी बात समझ में आ गई? चलो ऐसा ही इसमें होता है, इसे कहते हैं बच्चों नेगेटिव जीरो एरर, जिसमें आपका जो इंस्ट्रूमेंट का ये जो सर्कुलर स्केल है वो जीरो से आगे निकल आता है, जीरो से जीरो कोइंसाइड ना होकर के थोड़ा सा आगे निकल आता है। अब सोचो आगे निकल आएगा तो जो भी वैल्यू आपकी नापी जाएगी, यानी कि जो आपने मेजर्ड वैल्यू आपने नापी है कोई भी वैल्यू, उस वैल्यू में ये वाला हिस्सा जो आगे निकल आया है वो क्या किया आपने, वो वैल्यू थी भी नहीं और आपने माप ली। ये समझो, इस दोनों में अंतर समझो। यहां पर आपने एक्स्ट्रा नाप लग दिया है, यहां पर अगर एक्चुअल वैल्यू आपकी आई है जैसे कि इसमें आई है 2.5, तो एक्स्ट्रा पहले से पीछे खिसका हुआ था, तो खिसका हुआ होने की वजह से यहां पर आपका ये जो 0.2 था वो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, और यहां पर आगे को निकला हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, ट्रू वैल्यू में मेजर्ड वैल्यू में आप जीरो एरर ऐड कर दीजिए, और इसे कहते हैं आपका नेगेटिव जीरो एरर। ये दो प्रकार के एरर हैं, और इसमें भी ये नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू कैसे निकाल लोगे आप, ये देख लो आपका सर्कुलर डिवीजन कितने आगे निकल आया है। मान लो अगर 30 आगे निकल आया है, 30 डिवीजन आगे निकल आया है, तो आपको मालूम है एक डिवीजन की जो लेंथ है वो 1/100 मिलीमीटर है, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये हो गया आपका 0.3 मिलीमीटर। और ये 0.3 मिलीमीटर लास्ट में आकर के और जोड़ दिया कीजिए, जो भी आपका आंसर आए लास्ट में सॉल्व होकर के लास्ट में ये आप जोड़ दो तो आपको ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। बाद बाकी आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो आप रीडिंग लिखते समय करते हैं। तो ये जीरो एरर का लास्ट कंसेप्ट इसमें हो जाता है। क्वेश्चन मैंने आपको बढ़िया तरीके के जैसे भी आए हैं वो सब करा दिए हैं, आप उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक यहाँ पर लिंक दूंगा जिसमें पीडीएफ के सारे क्वेश्चन होंगे। आप एक बार अगर भरोसा करके प्रॉपर क्वेश्चन करते जाएंगे, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ एंड तक, जब तक कि आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती, जेई लेवल तक, नीट लेवल तक सारे के सारे कंसेप्ट मैं क्लियर करा के चलूंगा। सारे क्वेश्चंस को आप जब पे भी डाउट आता है, जब भी तो आप मुझे टेलीग्राम पर तभी तक पूछ सकते हैं। इसी के साथ समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।